अंगूठी की बात सुनकर शनाया काफी देर तक कुछ नहीं कहती। न जाने कुछ सोचती रहती है। अंगूठी दोबारा शनाया से कहती है, आप मेरी बात सुन रही हैं? कहीं आप नींद में तो नहीं? अंगूठी शनाया का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन शनाया ने उसे अपना दिमाग पढ़ने से रोका हुआ है। अंगूठी बिना कुछ कहे चुप ही रहती है। फिर शनाया थोड़ी देर बाद कहती है, एक बात पूछूं? तुम तो बहुत कुछ जानती हो। तुम्हें मेरे बारे में भी पता है, मेरी अपनी दुनिया और पिछली जिंदगी के बारे में भी सब कुछ जानती हो। अंगूठी जवाब देती है, आप एक रॉ एजेंट थी जिसको एक लेबोरेटरी में बनाया गया था। शनाया एकदम से हैरान हो जाती है। न जाने क्यों शनाया को भी यही लग रहा था कि उसकी अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ ऐसा ही है जिसे वो ठीक से नहीं समझ पाती। तभी अंगूठी उसे समझाती है कि शनाया को एक लेबोरेटरी के अंदर किसी पागल साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से किसी अमीर आदमी की बेटी की क्लोनिंग करके बनाया था, क्योंकि वो अमीर आदमी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी, इसलिए उसने ढेर सारा पैसा उस पागल साइंटिस्ट को दिया जिसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी बेटी का हूबहू क्लोन बनाया और जीन्स में कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे शनाया को बीमारी नहीं हुई। शनाया के शरीर को बर्फ के अंदर हाइबरनेशन में रखा गया था ताकि जब उस अमीर आदमी की बेटी के शरीर का कोई भी हिस्सा खराब हो, शनाया से निकाल कर उस पर लगा दिया जाएगा, चाहे वो दिल हो या गुर्दा। अंगूठी ने उस पागल साइंटिस्ट का नाम बताया और शनाया को पता चला कि उसे डॉक्टर रमेश कहकर बुलाते थे। डॉक्टर रमेश कोई बूढ़ा नहीं बल्कि एक जवान आदमी था जो कि कम उम्र में ही साइंस का बड़ा विद्वान हो गया था। उसके जीवन का लक्ष्य यही था कि वो इंसानों का क्लोन बनाकर दिखाए, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट को कोई भी कंपनी पैसा नहीं देती थी क्योंकि सब उसे पागल समझते थे। लेकिन उस अमीर आदमी ने उसको इतना फंड दिया कि उसने क्लोन फैक्ट्री के नाम से अपनी कंपनी ही खोल दी। ये क्लोन फैक्ट्री नाम की कंपनी आज भी मौजूद है और डॉक्टर रमेश आज भी उस अमीर आदमी के लिए काम करता है। अंगूठी शनाया को बताती है कि शनाया उसका एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन नमूना थी। यह कहकर अंगूठी कुछ देर चुप रहती है। अंगूठी को पता है कि इतना सब शनाया एक बार में शायद स्वीकार न कर पाए। आखिर अंगूठी ने उसके अस्तित्व पर इतना कुछ कह दिया था। शायद शनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, लेकिन शनाया कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद अंगूठी से कहती है, आगे बताओ। अंगूठी उसे बताती है कि शनाया को ये सारी बातें इसीलिए याद नहीं है क्योंकि उस वक्त उसे इन सब बातों का होश नहीं था। वो जैसे ही होश में आई उसे रॉ एजेंट बनाकर पुलिस में भर्ती कर दिया गया ताकि किसी को भी इस बात की सच्चाई का पता ना चल सके। उस अमीर आदमी ने ही उस डॉक्टर को सलाह दी थी कि शनाया को रॉ एजेंट बना दिया जाए ताकि शरीर से वो फुर्तीली और चुस्त रहे और जब भी उसे अपनी बेटी के लिए बॉडी पार्ट चाहिए हो, शनाया से मिल जाए। लेकिन कुछ वक्त के बाद डॉक्टर रमेश की तबीयत खराब हो गई थी। ये सारी बातें वक्त के साथ दबती चली गई, लेकिन एक समय डॉक्टर रमेश को शनाया के शरीर से उसका दिल निकालना था, इसलिए उसने धोखे से शनाया को बुलाया था ताकि उसे बेहोश करके ऑपरेशन कर शनाया का दिल निकाल पाए, क्योंकि वो दिल उसे अपनी मंगेतर के लिए चाहिए था। डॉक्टर रमेश ने शनाया को एक डेट पर बुलाया था। शनाया को अब याद आता है कि डॉक्टर रमेश वही शख्स था जिससे शनाया प्यार किया करती थी। उस डेट पर डॉक्टर रमेश ने शनाया की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया था। शनाया अंगूठी से पूछती है, क्या तुम जानती हो मेरे बारे में? डॉक्टर रमेश और मेरे बीच क्या रिश्ता था? अंगूठी कहती है, नहीं, ये जानकारी मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं पढ़ सकती हूं। शनाया उसे बताती है कि उसे काफी हद तक अब याद आ गया है और शनाया कहती है, दरअसल मैं उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मुझे रॉ में भर्ती करवाने वही ले गया था। अंगूठी कहती है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में डॉक्टर रमेश की जो तस्वीर आ रही है वो अलग है। शनाया बताती है, दरअसल वो डॉक्टर रमेश का बेटा था जिसे तुम डॉक्टर रमेश कह रही हो, वो उसका फादर था, सीनियर डॉक्टर रमेश। वो बेटा उस कंपनी का होने वाला मालिक था। अंगूठी पूछती है, यानी पागल साइंटिस्ट का एक बेटा भी था जिसके प्यार में तुम पड़ी थी? शनाया कहती है, हाँ, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया था। मुझे लेबोरेटरी के अंदर ले जाकर वही मेरा दिल निकाल लेना चाहता था ताकि वो अपनी फियांसे को दे पाए जिसके दिल में छेद होने के कारण वो मरने वाली थी। अंगूठी पूछती है, तब तुमने क्या किया? शनाया बताती है, मैंने अपने बचाव में उसका खून कर दिया। और फिर शनाया उदास होकर बिस्तर पर दोबारा लेट जाती है। थोड़ी देर बाद अंगूठी पूछती है, क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो?
डॉक्टर रमेश के बेटे से। शनाया कहती है, शायद हाँ। मैंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर किया था। मैंने अपने सारे राज उसी को बताए थे। जब वो होता था तो मुझे किसी बात की कमी नहीं महसूस होती थी। अंगूठी कहती है, मुझे दुख है तुम्हारी बात पर। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे दुख है। शनाया उसकी याद में खोकर और आगे कहने लगती है, हाँ मुझे भी इस बात का दुख है। मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझसे प्यार करता था, वरना वो मेरी इतनी फिक्र और इतनी देखभाल क्यों करता। हर वक्त जब भी मेरे ऊपर खतरा मंडराता वो कहीं ना कहीं से आकर मुझे बचा लेता, मुझे अपने गले लगा लेता, मुझे हमेशा कहता कि किसी बात से डरा मत करो, मैं हूं ना। फिर शनाया थोड़ी देर रुककर दोबारा कहना शुरू करती है, हालांकि उसकी हिफाजत की मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो खुद मेरे नाम से भी डरते थे, लेकिन फिर भी जब छोटी मोटी चीजों से वो मुझे बचाया करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। जैसे गली पर चलते हुए किसी ने कुछ कह दिया तो बदले में वो मेरे लिए उन्हें डांटता। इस तरह की चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उसके साथ मेरे सारे सपने बनाए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा निकलेगा। शनाया ये सब बड़े आराम से कह रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, वो कहीं खोई हुई थी। ये सब वो अंगूठी को ऐसे बता रही थी जैसे किसी और की कहानी कह रही हो। शनाया थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर अंगूठी कहती है, और फिर आगे क्या हुआ? शनाया कहती है, मैंने बताया तो, उसने धोखे से मेरे ऊपर सर्जरी करके मेरा दिल निकालना चाहा था कि वो अपनी फियांसे को दे पाए। मैंने उसकी दी हुई दवा ली थी, फिर भी पता नहीं कैसे होश में आ गई। मैंने वहीं पर उसे मार दिया। अंगूठी कहती है, ये तो बहुत दुखद घटना हुई। शनाया भी गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ सैड एंडिंग है ना। अंगूठी कहती है, तो क्या वो मर गया? शनाया कहती है, मर जाना चाहिए था। मैंने सर्जरी करने वाले चाकू को सीधा उसके दिल में मार दिया था। अंगूठी पूछती है, क्या तुम उससे नफरत करती हो? शनाया गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं, मैं उससे अब नफरत नहीं करती। मेरे अंदर जितनी भी नफरत थी मैंने वहीं पर निकाल दी थी। मुझे नहीं लगता कि मेरे या उसके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ बचा होगा। शनाया भले ही अपने पुराने प्यार से नफरत ना करती हो, लेकिन अब उसका प्यार से भरोसा उठ चुका था। शायद इसीलिए वो किसी के साथ प्यार में पड़ने से डरा करती थी। अंगूठी कहती है, वैसे एक बात पूछूं? शनाया कहती है, पूछो। अंगूठी कहती है, आप मुझसे सारी बातें पूछना क्यों शुरू कर रही थी? फिर जितना मुझे नहीं पता था वो मुझे क्यों बताने लगी? शनाया एकदम से उठकर बैठ जाती है और थोड़ा सोचकर कहती है, वो आदमी जो अभी आया था उसी की तरह लग रहा था, जूनियर डॉक्टर रमेश। भले ही शनाया की आंखें उस वक्त बंद थी, लेकिन वो जाग रही थी और पूरी तरह चौकन्नी थी। वो जानती थी कि अगर वो आदमी इतने कड़े पहरे और सुरक्षा घेरे को तोड़कर शनाया के कक्ष तक पहुंच सकता है तो जाहिर है उसके अंदर लड़ने की ताकत और क्षमता कहीं ज्यादा होगी। अगर उसने सच में शनाया पर हमला करने की कोशिश की होती तो शनाया के पास सिवाय चिल्लाने के और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि शनाया की आत्मा शिरीन के अंदर थी, जिसका शरीर केवल 13 साल की बच्ची का था। इसीलिए उसके पास सिवाय सोते रहने के या नाटक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शनाया को बेहोश होने, मरने या सोने की कला या सोने का नाटक करने की कला इतनी अच्छी आती थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसका पेशा ही कुछ ऐसा हुआ करता था। शनाया ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन उस आदमी का परफ्यूम पहचान लिया था जो डॉक्टर रमेश का बेटा जूनियर डॉक्टर रमेश ही लगाया करता था। एक समय था जब शनाया इस खुशबू से मदहोश हो जाती थी, लेकिन अब इसी खुशबू ने शनाया की बेचैनी बढ़ा दी थी। खुशकिस्मती से शनाया डर के एहसास में भी सोने का नाटक बखूबी निभा गई। हालांकि शनाया चाहती थी कि थोड़ा सा आंख खोलकर उस आदमी को देख पाए कि कहीं वो जूनियर डॉक्टर रमेश तो नहीं, लेकिन शनाया की इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने जरा सी भी हरकत की तो वो आदमी उसे वहीं मार देगा। अंगूठी शनाया की बात सुनते ही कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे मुमकिन है? अगर आपने चेहरा नहीं देखा तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो आपके समय से आया हुआ जूनियर डॉक्टर रमेश था? शनाया कहती है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो जूनियर डॉक्टर रमेश था, मैं तो ये कह रही हूं कि उसने जो खुशबू लगाई थी वो बिल्कुल उसी की तरह थी। अंगूठी को खुशबू का एहसास हो सकता था। वो शनाया से कहती है, यानी आप उसके बदन पर लगे इत्र की बात कर रही हैं? शनाया हाँ कहती है। अंगूठी कहती है, उस इत्र की खुशबू मैं भी पहचानती हूँ। दरअसल महर्षि के शिविर में भी सभी लोग इसे लगाते हैं, खासकर महर्षि खुद इस इत्र का इस्तेमाल करते हैं। शनाया इस बात को दोहराती है, महर्षि, उनके शिविर में लगाया जाता है ये इत्र? अंगूठी कहती है, हो सकता है महर्षि के शिष्य राजगुरु, जिन्हें आपने सबके सामने चुनौती दी थी, वो आपसे बदला लेने आए हो। मैं इसलिए आपको जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो इतने आराम से सोई थी कि मुझे भी लगा आप गहरी नींद में हैं।
शनाया हैरान होकर कहती है, महर्षि आए होंगे, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? शनाया मन ही मन सोचती है, वो महर्षि तो राजा महाराजा के कहने पर भी शिविर को नहीं छोड़ते, फिर इतनी मामूली सी बात के लिए वो अपने शिष्य का बदला लेने क्यों आएंगे? वैसे भी उन्होंने सुलह करवा दी थी। शनाया मन ही मन सोचती है कि कहीं ऐसा मुमकिन तो नहीं कि जूनियर डॉक्टर रमेश शनाया की तरह उस वक्त में आ गया हो। शनाया अंगूठी से पूछती है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं शिरीन के शरीर में हूं, उसी तरह जूनियर डॉक्टर रमेश भी महर्षि के शरीर में इस दुनिया में आया हो और महर्षि होने का ढोंग कर रहा हो तो? अंगूठी जवाब देती है, नामुमकिन। इस तरह के किसी के शरीर में आने के लिए उस शरीर के मालिक की आत्मा बहुत ही कमजोर होनी चाहिए। ऊपर से उस आदमी पर शर्त यह है कि वो ज्यादा दिन तक इस दुनिया में जिंदा रहना ना चाहता हो। जैसे कि मान लें आपकी आत्मा शिरीन की आत्मा से काफी ज्यादा मजबूत थी, यदि वो इस दुनिया में जिंदा रहना चाहती तो आप इस शरीर में नहीं आ पाती। उसके अलावा भी इस शरीर में आने से पहले उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं जो आपको स्वीकार करनी पड़ती हैं, जैसे उसके दोस्त और उसके दुश्मन सभी आपके हो जाते हैं। जहां तक महर्षि की बात है, न जाने वो कितने गुरुओं के गुरु हैं। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी ताकत अपार और रहस्यमयी है। उनके बारे में कुछ भी व्याख्या करना या उनके चमत्कारों की भविष्यवाणी करना नामुमकिन होता है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि उनकी ताकत भगवान के समान है। अब इतनी ताकतवर इंसान की आत्मा को हटाकर उसके शरीर में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? शनाया काफी देर तक चुप होकर सोचती है, यानी वो इंसान जूनियर डॉक्टर रमेश नहीं हो सकता, सिर्फ उसकी खुशबू ऐसी थी। शनाया महर्षि वाली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे भी महर्षि के आने की संभावना बहुत कम लगी थी। इसलिए वो दोबारा सोने के लिए लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करके रजाई ओढ़ लेती है। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। शनाया की जिंदगी में अब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते। वो शांतिपूर्ण तरीके से कुछ दिन ऐसे ही बिताती है। हाँ, उसके लिए एक नई चीज हुई थी जो उसे अच्छी नहीं लगी कि शनाया अब अपनी टेलीपोर्टेशन की ताकत खो चुकी थी। वो काफी बार प्रयास करती थी पर खुद को टेलीपोर्ट नहीं कर पाती थी। उसने अंगूठी से भी कई बार पूछा, पर अंगूठी ने भी यही जवाब दिया कि उसे नहीं पता कि शनाया की टेलीपोर्टेशन ताकत काम क्यों नहीं कर रही है। इसीलिए शनाया रात को छुपकर या दिन में सबकी नजर से बचकर बाजार घूमने भी नहीं जा पाती थी। ज्यादातर वो महल के अंदर ही रहा करती थी। शनाया अब काफी देर तक ध्यान लगाया करती थी। उसकी ध्यान की आदत भी बढ़ती ही जा रही थी। शनाया अपने वक्त में भी मेडिटेशन करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रहे उतार चढ़ाव की वजह से यह आदत उसकी छूट गई थी, जो शनाया ने दोबारा से शुरू कर दी थी। शनाया ने अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी दोबारा शुरू कर दी और वो अपनी फुर्ती बढ़ाने की कोशिश किया करती। अब महल के अंदर काफी लोगों का आना जाना हुआ करता था, या यूं कहिए कि काफी सारे अधिकारी चक्रदेव के कक्ष के बाहर भीड़ लगाए रहते थे, क्योंकि चक्रदेव बड़े से बड़े अधिकारियों को अपनी बेटी अभिलाषा को छुड़ाने की योजना बनाने के लिए बुलाया करता था। चक्रदेव 3-3 दिन तक घर नहीं आता था। आखिरकार अभिलाषा उसकी सबसे प्यारी बेटी थी। भले ही उसने कितना भी गलत काम किया हो, चक्रदेव के सीने में एक बाप का दिल था और वो अभिलाषा को ऐसे सलाखों के पीछे कैद नहीं देख सकता था। इसीलिए वो दिन रात हर जगह चक्कर काटता था ताकि लोग उसके लिए राजा विक्रमादित्य से बात करने को खड़े हो जाएं, लेकिन उसके पक्ष में बात करने के लिए उसे ज्यादा मदद नहीं मिलती थी, क्योंकि जमींदार के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता था। जमींदार ने यह साबित कर दिया था कि अगर कोई उसके खिलाफ गया तो उसके खिलाफ भी कोई ना कोई सबूत लाकर विक्रमादित्य के सामने रख देगा। आखिर क्या मोड़ लेगी अब शनाया की जिंदगी इससे आगे? कौन था वो आदमी जो शनाया के कक्ष में आया था? क्या वो जूनियर रमेश था या महर्षि? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चक्रदेव अभिलाषा को बचाने के तरीकों की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपनी बेटी को बचाने का कोई रास्ता मिलना तो दूर, बल्कि वो अभिलाषा से मिलने के लिए कैद खाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। उस विभाग के प्रमुख जो इस मामले में अभिलाषा का मुकदमा देख रहे थे, उन पर कोई संदेह पैदा ना हो, इसीलिए वो चक्रदेव से मिलना नहीं चाहते थे। चक्रदेव भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बहुत हताश हो चुका था। जब वो घर वापस आता तो शकुंतला देवी हमेशा उसके सामने रोती थी, जिससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता था। इसलिए उसने घर ना जाने का फैसला किया और महल के बाहर ही कहीं रात गुजारने लगा था। चक्रदेव की सादत ने शकुंतला देवी को और भी पागल बना दिया था। वो भले ही शिरीन से नफरत करती थी, लेकिन अब उसने शनाया को परेशान करने की हिम्मत नहीं की थी। शनाया की कई सारी दासियां भी उसके करीब आने लगी थी। वो जानती थी कि शनाया को कुछ चीजों में अच्छी जानकारी है, इसीलिए जब भी उन्हें सरदर्द होता या इरेगुलर पीरियड्स होते तो वो समाधान के लिए शनाया के पास आती थी।
उन्होंने देखा था कि शनाया इतनी भी खड़ूस नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करती। शनाया बातें करने में भी काफी अच्छी इंसान थी। थोड़े से नुस्खे से वो हर तरह की बीमारी ठीक करती थी। महल में रहने वाली शकुंतला देवी की बाकी रिश्तेदार औरतों में भी शनाया के प्रति अब ज्यादा नफरत नहीं थी। पहले वो चक्रदेव के कारण उससे प्रेम करने का नाटक करती थी, लेकिन अब वो सब उसके और भी करीब आ गई थी। पहले लोग शकुंतला देवी को जानबूझकर मूल शिरीन को महल से बाहर निकालने को कहा करते थे, ताकि वो चाहे कहीं भी जाए कोई भी उसकी परवाह ना करे। उसे उसके नौकर भी बदतर महसूस करवाते थे। लेकिन अब शकुंतला देवी सुस्त थी और एक दिन उसे आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ दासियां जो उसके करीब थी उसके जीवन से गायब हो गई थी। यहां तक कि अगर वो उससे मिलते तो ऐसे वो सिर्फ प्रणाम करके निकल जाती। इसने शकुंतला देवी को पागल कर दिया, क्योंकि अब उसे यह महसूस हो रहा था कि बहिष्कृत होना कैसा होता है। जहां तक अनमोल का सवाल था, वो भी अपनी बहन अभिलाषा को बचाने के तरीकों को तलाश कर रहा था। आज मौसम बहुत सुहावना था जब शनाया मेडिटेशन कर रही थी। शनाया अपनी खोई हुई टेलीपोर्टेशन की ताकत को वापस पाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जाहिर तौर पर यह बेहद मुश्किल था। उसने कुछ प्रयोग किए, लेकिन वो असफल रही और अपनी अंगूठी की भी कई सारी ऊर्जा उसने बर्बाद कर दी। असमंजस में उसने अपनी भौएं मली। वो ये समझ गई थी कि ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे थोड़े से समय में हल किया जा सकता है। उसने कोशिश करनी बंद कर दी और कुछ ताजी हवा लेने के लिए बागीचे में चली गई। बागीचे में फूल और पेड़ थे। सर्दी के मौसम में ठंडी हवा चल रही थी। शनाया एक बेंच पर बैठ गई और विचारों में खोकर उसे फूलों को देखने में मजा आता था। अचानक कुछ हुआ। एक तेज रोशनी कहीं से दिखाई दी, जैसे बिजली सीधे उसके माथे की ओर जा रही हो। रोशनी बहुत खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि दूर से ही किसी के शरीर को काट सकती थी। अगर शनाया समय रहते इससे नहीं बचती तो उसे उस रोशनी ने वहीं पर मार दिया होता। हालांकि उसने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता खो दी थी, लेकिन उसके शरीर की फुर्ती बहुत तेज थी। जब उसने कुछ गलत देखा तो तुरंत पीछे की ओर झुक गई और चकमा देने के लिए रोशनी उसके चेहरे से घूमकर दूसरी दिशा में चली गई। शनाया ने कई बार गुलाटी मारते हुए आखिर में एक छलांग लगाई। एक और रोशनी का बाण फिर से उसकी ओर चला और शनाया ने उसे भी चकमा देने की कोशिश की। हाल ही में अंगूठी द्वारा सिखाई गई नई लड़ाई तकनीक और मेडिटेशन पावर के साथ जो उसने अभी अभी अभ्यास किया था, वो उस खतरनाक रोशनी को चकमा दे सकी। हालांकि शनाया बेचैन दिख रही थी और अगर उसने ध्यान नहीं दिया होता तो वो रोशनी उसके शरीर को भेज चुकी होती। गनीमत ये थी कि आंगन में काफी सारे पहरेदार गश्त कर रहे थे। जब उन्होंने हलचल सुनी तो वो तुरंत देखने के लिए दौड़ पड़े। जब पहरेदार आए तो रोशनी गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छलांग मारने से शनाया के बाल बिखर गए थे और कपड़े गंदे हो गए थे। वो अपने गंदे बालों और कपड़ों से बहुत शर्मिंदा दिख रही थी। जाहिर है उसने रोशनी से बचने की पूरी कोशिश की थी। पहरेदारों ने भी उस रोशनी के गायब होने से पहले उसका छोटा सा अंश देख लिया था, लेकिन वो उस आदमी को नहीं देख पा रहे थे जिसने हमला किया था। वो चौंक गए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनमें गायब होने की क्षमता थी। जो लोग इतना शक्तिशाली हमला करके अदृश्य होना जानते थे वो बहुत कम थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कोई क्यों आकर इस छोटी सी बच्ची पर हमला करना चाहता था, और वो भी इतना क्रूर हमला। सौभाग्य से वो समय पर आ गए, वरना वो अदृश्य आदमी द्वारा उनके सेनापति की बेटी को मार दिया जाता। फिर क्या जवाब देते वो सेनापति को? पहरेदारों ने अब अपना ध्यान हटाने की हिम्मत नहीं की। उनमें से कुछ शनाया को वापस उसके कमरे में ले गए और उनमें से कुछ ने हत्यारे की तलाश के लिए घर में तलाशी शुरू कर दी। कुछ लोग थे जो जल्दी से बाहर गए और चक्रदेव को सूचित करने लगे जो बाहर थे। कुछ ही देर में महल में खबर सुनते ही भीड़ लगने लगी। शनाया वापस अपने कमरे में चली गई और ऐसा लग रहा था कि वो सदमे में है। चेहरा धोने से पहले वो एक पल के लिए दंग रह गई और फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े बदल लिए। अंगूठी ने खुशी से कहा, भले ही आपने अपनी टेलीपोर्टेशन की शक्ति खो दी है, लेकिन आपके पास अपने समय की भी हमलों से बचने की कई सारी खास तकनीक है। मुझे देखकर अच्छा लगा, लेकिन आप अभी अभी सीखी नई तकनीक का इस्तेमाल क्यों कर रही थी? हालांकि नई तकनीक उपयोगी भी है, लेकिन आप अभी तक इससे पूरी तरह परिचित नहीं है। यदि आपने हमले से बचने के पुराने तरीके का इस्तेमाल किया होता तो आपको धूल मिट्टी में लौटना नहीं पड़ता। कई बार तो ऐसा लगा जैसे आप पर हमला करने का नाटक किया जा रहा था और रोशनी आपके चेहरे के पास से होकर गुजरी थी। हालांकि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम्हारे पास रोंगटे खड़े करने के लिए बाल भी हैं? शनाया अंगूठी का मजाक उड़ाते हुए हंसती है। अंगूठी चुप रही और उसने जवाब दिया, मुद्दा ये नहीं है। चुप चुप, कोई हमें देख रहा है, शनाया धीरे से कहती है और अंगूठी चुप हो जाती है।
अंगूठी के पास जादुई शक्तियां थी, इसलिए उसे भी ये महसूस होता है कि कोई अंधेरे में उन्हें देख रहा है। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि देखने वाला कौन है। जाहिर है वो शख्स खुद को छिपाने में बहुत अच्छा था। वो अंगूठी की जादुई शक्ति से भी छिप सकता था। अंगूठी शनाया के साथ टेलीपैथिक रूप से बात करने लगती है, जिससे उस शख्स को कुछ पता ना चले, क्योंकि शनाया भी अंगूठी से मन ही मन बात कर रही थी। तो वो शख्स शनाया के होठों की हरकत को नहीं पढ़ सकता था। अंगूठी बेवकूफ नहीं थी, उसने तुरंत शनाया के छिपे हुए एजेंडे का पता लगा लिया। क्या आपने जानबूझकर बाहर रोशनी से बचने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया? अंगूठी शनाया से पूछती है। समझदार हो। शनाया ने धीरे से अपने बालों में कंघी की और अंगूठी की तारीफ की। यह बहुत जोखिम भरी बात की है आपने। अगर उस रोशनी ने सच में आपको मार दिया होता तो आगे क्या होता? नहीं, मैं नहीं मरती। वो हमला खतरनाक लग रहा था, लेकिन उसमें जान से मारने का इरादा नहीं लग रहा था। अगर मैं आइडिया लगाऊं तो अनमोल मुझे टेस्ट कर रहा होगा, वही अभिलाषा की बात की वजह से। शनाया ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। ऐसा करने के लिए कौन इतना मूर्ख होगा? शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद इस सवाल के बारे में सोच रही थी। जो कोई भी ऐसे एक्सपर्ट को भेज सकता था, वो जाहिर है कि कोई बड़ा ही शख्स था, या शायद ये किसी तरह की वार्निंग थी, या ये राजा विक्रमादित्य हो सकता है। शनाया मन ही मन अनुमान लगाती गई। उसे उस पर थोड़ा शक तो हुआ होगा जब अभिलाषा ने भरी सभा में चीख कर कहा कि यह शिरीन नहीं कोई और है। यह संभव था कि वो किसी को उसकी परीक्षा लेने को भेजे और शनाया के अंदर छिपी हुई ताकतों का पता लगाए। आखिरकार जब कोई खतरे में होता है तो वो बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। यह भी संभव था कि बालासुंदरम ने कैद खाने में ही उसे कोसना शुरू कर दिया हो। अनमोल? नहीं नहीं नहीं, उसकी बस की बात नहीं। वैसे भी अगर वो हमला कर रहा होता तो जान से मारने के लिए ही करता। यह भी संभव था कि जिसने हमला किया उसका इरादा उसे मारने का ही था। महर्षि काफी ताकतवर है, लेकिन महर्षि शनाया की परीक्षा क्यों लेगा? शनाया को अचानक एक और इंसान का ख्याल आता है। वो अजनबी आदमी। ये एक जादुई हमला था, एक ऐसे इंसान का जो शनाया के लिए नफरत रखता था। क्या यह हमला शनाया से बदला लेने की कोई कोशिश थी? वो आदमी जो शनाया पर कहीं से नजर रख रहा था वहां से जा चुका था। शनाया ने राहत महसूस की। हे भगवान, नरक में डाल दो उस आदमी को, जो भी था। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे दुश्मन मेरी जासूसी करें। शनाया को उस आदमी का पता लगाना ही था जिसने उस पर हमला किया था। असल में शनाया ठीक सोच रही थी, कोई उसकी जासूसी कर रहा था। वो आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था। वो कोई और नहीं बल्कि महर्षि ही थे, जो कुछ समय पहले शनाया के बिस्तर के सामने आए थे। वो बाहर एक पेड़ में छिपे हुए थे। वो शनाया को चुपचाप देखे जा रहे थे, जैसे कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वो घूमे और चले गए। हवा ने पेड़ की शाखाओं को हिलाया और पत्तियों को सरसराया। महर्षि के ठीक पीछे सफेद कपड़े पहने एक आदमी था। वो एक पेड़ की डाली पर खड़ा था जो आधे से बहुत ज्यादा पतली थी। शाखा हवा में लहरा रही थी, लेकिन वो आदमी आराम से उस पर खड़ा था। उसका लबादा पूरी तरह से हवा में बह रहा था, जिसमें वो एक हवा में तैरते हुए फरिश्ते जैसा